हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन्स हब। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं बात कर रहा था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। 3 टॉपिक्स कवर हो गए उसमें। लास्ट टॉपिक आज बताने जा रहा हूं आप लोग को। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उन वीडियोज़ को मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो वही है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है बहुत एलिगेंट मेथड है फॉर सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन पिछले मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, पर जहाँ पर वो काम नहीं आते वहाँ पर भी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है। तो मान लीजिए, देखिए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, इस फॉर्म की होती है। ये नॉन होमोजीनियस वाली, ये कौन सी है? नॉन होमोजीनियस वाली। तो d2y/dx2 प्लस b/dx प्लस qy बराबर r। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैं इसको इस तरह से लिख रहा था, पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको इस तरह से लिखा था y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल्स टू rx। इस तरह से मैं लिखता था। ठीक है, तो ये वही फॉर्म है। देखिए y डबल डैश मीन्स d2y/dx2। ठीक है, y डैश का क्या मतलब होता है? y डैश का मतलब होता है dy/dx। px लिखे या p लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। qxy मीन्स यहाँ पे देखिए qy और rx का r लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को एक और फॉर्म में आपने क्लास 12 में सीखा होगा कि d2y/dx2 जो होता है उसको हम लोग y2 लिख सकते हैं, dy/dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं और y। ठीक है, और यहाँ पे ये जो p q r है, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ x। कभी कभी इनको x के फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी कॉन्स्टेंट्स के तौर पर। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस इक्वेशन का, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बताया है, इसका CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये क्या है? ये इसी वाली इक्वेशन में जो हमने r को 0 किया है, क्या किया है हमने? जब इस वाली इक्वेशन में r को 0 किया तो ये वाली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर कैसी है? होमोजीनियस है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इस नॉन होमोजीनियस वाली इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो एक्चुअली इसी इक्वेशन की जो होमोजीनियस वाली इक्वेशन होती है, यानी जिसमें ये r 0 हो जाता है, उसका जनरल सॉल्यूशन जो निकलता है वही इस नॉन होमोजीनियस वाली का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉन होमोजीनियस वाली का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो इसी नॉन होमोजीनियस से जब हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट होते हैं r को 0 करके, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वही होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका। ठीक है, तो उसको हम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल सॉल्यूशन मैंने निकालना पिछली वीडियोस में सिखाया है। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में मैं जब अपनी जनरल होमोजीनियस वाली इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखता था तो उसको कुछ इस तरह से लिख देता था, y बराबर c1y1 प्लस c2y2। ठीक है, इस तरह से मैं जनरल सॉल्यूशन को लिख देता था होमोजीनियस इक्वेशन की। तो यहाँ पे बस हल्का सा चेंज, कुछ ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा चेंज क्या किया है कि यहाँ पे c1 c2 हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते थे, तो यहाँ पर भी मैंने c1 c2 की बजाय a और b ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब दूसरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ऐसे कांस्टेंट्स जो अपने मन से लिए गए हों। ठीक है, और u एंड v क्या है? वहाँ पे पहले हम y1 y2 ले लेते थे सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने u और v ले लिया है, स्मॉल u स्मॉल v। तो और आपको याद होगा ये y1 y2 वहाँ पे क्या होते थे, पिछली वीडियोस में मैं बताता था इनको x के फंक्शंस, x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे u और v जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर ये u और v हमारे क्या नाम है, सॉल्यूशंस हैं, क्या है? अगर ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है किसके? इस होमोजीनियस वाली इक्वेशन के। ध्यान दीजिए, y बराबर जब मैंने au प्लस bv लिखा तो इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
अब अगर ये इसका जनरल सॉल्यूशन है तो ये दोनों भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं और इन दोनों सॉल्यूशंस का ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। और इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? किसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कांस्टेंट्स की संख्या बराबर होती है इक्वेशन के ऑर्डर के। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की है। क्या है? सेकंड ऑर्डर की है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। और देखिए जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ये जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। इसमें देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं? 2। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 और इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या भी 2, तभी ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर u और v सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 के, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि y2 की जगह क्या हो जाएगा? u2, ठीक है। u2 का मतलब है d2u/dx2। u2 का क्या मतलब है? u2 का मतलब है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, u2 का मतलब है d2u/dx2, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि u1, तो ये देखिए यहाँ पे py1, तो p के साथ अब y1 की बजाय u1 हो गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए u1 क्या होगा? तो u1 होगा du/dx, ठीक है। और प्लस qu बराबर 0। तो देखिए जहाँ y था बस वहाँ पे हमने क्या कर दिया? u कर दिया इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि u इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका सॉल्यूशन है। v को भी हमने इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो y अगर इसका सॉल्यूशन है तो y लीनियर कॉम्बिनेशन है u और v का, तो u और v भी इसके सॉल्यूशन है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब v अगर इसका सॉल्यूशन है तो y की जगह बस क्या कर दीजिए? v2 प्लस pv1 प्लस qv बराबर 0। जहाँ v2 क्या होगा इसी स्टाइल में आप क्या लिख सकते हैं? v2 बराबर d2v/dx2 और v1 बराबर dv/dx, ठीक है। अच्छा, x का ही फंक्शन है u और v, तो x के ही रिस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये बात हुई। अगली चीज़, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अगर r 0 नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ पर ये r 0 नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, समझ गए? देखिए तो देखिए यहाँ पर ये क्या नाम है, अगर r जो है ये 0 नहीं है, ठीक है, तो देखिए अगर r 0 नहीं होगा तो ये नॉन होमोजीनियस वाली इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। अब अगर ये होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होगी तो ये जनरल सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ये मैंने अपनी सेकंड वाली वीडियो में इसी चैप्टर की सेकंड वाली वीडियो में जनरल सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। तो उसमें हमने ये बताया था कि जब हम नॉन होमोजीनियस वाली इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं इस r को 0 करके, तभी जनरल सॉल्यूशन इसका निकल कर आता है, ठीक है, जो कि पहली वाली इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। तो अगर r 0 नहीं होगा तो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो वही लिखा है कि इक्वेशन नंबर 3 कैन नॉट बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं y बराबर कैपिटल A u प्लस कैपिटल B v। अब इसको, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है इक्वेशन नंबर 1 का, तो अब जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का कौन, हमने इसको ले लिया है, ठीक है। जहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होने की बजाय ये क्या है? x के फंक्शन है, ठीक है, ये x के फंक्शन है, सो दैट इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम इसका डेरिवेटिव वगैरह करके यहाँ पे रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाली इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं हो पाई, उसकी बजाय ये वाली जो इक्वेशन हमने ली वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। तो आप अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखें, किसको, एक तो इक्वेशन नंबर 3 को देखिए जो यहाँ पर लिखी हुई है, और एक इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 में a y दोनों में सेम है, देखिए y दोनों में सेम है, पर देखिए यहाँ पर, और u और v भी अपनी जगह पर है। बस फ़र्क क्या है, स्मॉल a की जगह मैंने देखिए कैपिटल A लिया है और स्मॉल b की जगह कैपिटल B।
तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे और यहाँ पर ए और बी क्या है, एक्स के फंक्शन है। तो हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर ये है कि जो जनरल सॉल्यूशन है इसका इक्वेशन नंबर 1 का, जब हमको वो मिलेगा तब होता ये है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो जनरल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर वो किस में बदल चुके हैं, एक्स के फंक्शंस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन पर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यही जो हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की वाई का फॉर्म दोनों में सेम रहा 3 और 5 में। फ़र्क क्या हुआ, कांस्टेंट्स जो है वो एक्स के फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स के फंक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसी को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहा जाता है। तो देखिए ये हमारे पास है नहीं सॉल्यूशन, इसको हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम यू के आगे कांस्टेंट और बी के साथ कांस्टेंट लेके चल रहे थे, तो अगर r 0 नहीं है तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन 1 का बन नहीं पाएगा, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने कहा कि चलिए अच्छा ये कांस्टेंट लेने के बजाय हम इसको x का फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये इसका 1 का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें एक समस्या है कि कैपिटल ए के बारे में हमने कह तो दिया कि x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है b, पर इसको निकालना भी तो पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे, देखिए कैसे। इसको निकालने के लिए हमने एक चीज़ को पहले से ही ले लिया है अपने से, क्या कि a1 यहाँ पे a1 का मतलब है, देखिए यहाँ पर a1 का क्या मतलब है, तो a1 मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ आपको। a1 का मतलब है, क्योंकि a क्या है, x का फंक्शन, तो a1 का मतलब है dA/dx। ठीक है, a1 का मतलब है dA/dx। और ऐसे अगर जानना चाहें आप लोग b1 का क्या मतलब है, तो b1 का देखिए मतलब है, यही से मैं यहाँ b का दे रहा हूँ, b1 का मतलब है dB/dx। ठीक है, b1 का क्या मतलब है, dB/dx, बिकॉज ये भी क्या है, x का फंक्शन, तो ये दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो u(a1) प्लस v(b1) को हम 0 ले रहे हैं, मतलब u dA/dx प्लस v dB/dx को हम 0 ले रहे हैं। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 6। दूसरी चीज़ को हम ये हमने अपने से लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5 जो है, इक्वेशन नंबर 5 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि हम इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं एक मिनट आपको यहाँ पर बता देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो इक्वेशन नंबर 5 देखिए इस प्रकार डिफरेंशिएट होगा कि इक्वेशन नंबर 5 हमको ये दिया हुआ है, y बराबर au प्लस बी बी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये चाहे a हो, चाहे y हो, चाहे a हो, चाहे u, चाहे b, सभी x के फंक्शन है। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, y1, dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लिमिट्स ए यू और बी वाला जो लगता था हम लोग इंटरव्यू करते थे। तो उसमें क्या करेंगे, ए को अगर हम लोग ए को रोकेंगे तो यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du/dx यानी u1, प्लस अगर हम लोग ए को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उस समय यू को रोके रखते हैं तो बन जाएगा a1u। ठीक है, ए को रोका, देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx, जिसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं। ए को यहाँ पे ए और यू दोनों ही x के फंक्शन है, तो ए को एक बार रोका, यू का डेरिवेटिव क्या जो कि du/dx बनेगा, पर उसको हम लोग u1 भी लिख सकते हैं, प्लस फिर हमने u को रोक दिया और ए भी x का फंक्शन है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या बन गया, dA/dx। और भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि dA/dx क्या है, a1। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब यहाँ देखिए b और b दोनों x के फंक्शन है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, b को रोकेंगे और b का डिफरेंशिएशन यानी dV/dx, तो dV/dx क्या हो जाएगा, v1, प्लस अब की क्या करेंगे, अब की हम लोग इसको क्या नाम है, चलिए देख लेते हैं। अब की क्या करेंगे हम लोग, अब की b को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बन जाएगा v1 और b को रखा रहने देंगे। फिर आगे समझिए, आगे क्या होने वाला है, y बराबर ये au1 और ये b v1 को हम लोग साथ में कर
ठीक है, और प्लस इनको एक साथ कर लेते हैं A1U प्लस A1U प्लस B1B, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने यहाँ लिखा था कि UA1 प्लस BB1, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। ये ऐसे बन जाएगा कि Y1 इक्वल्स टू, हमने क्या किया, AU1 प्लस BB1 को एक साथ कर दिया, प्लस इन दोनों को देखिए UA1 प्लस BB1, इनको एक साथ कर दिया। तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये पूरी चीज़ जो है आपकी वो 0 के बराबर है, ठीक है। तभी क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ Y1 बराबर AU1 प्लस BB1, ठीक है। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 7। आगे देखिए क्या करने जा रहे हैं, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है, 7 जो बनाई है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो Y1 क्या है, dy बाई dx। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा d2y अपॉन dx2, जो कि लिखा जा सकता है y2। अब AU1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो एक बार A को हम रोकेंगे, U1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो U1 क्या है, du बाई dx, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2u बाई dx2, जिसको हम लोग U2 लिख सकते हैं, प्लस अभी U1 को रोकेंगे, A का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dA बाई dx, जिसको A1 लिखा जाएगा। इसका हो गया पूरा, ये दो स्टेप्स बने, प्लस अब की B1 का हम लोग करने जा रहे हैं, तो B को रोकेंगे, V1 क्या है, dV बाई dx, dV बाई dx का एक और बार डेरिवेटिव क्या होगा, d2v अपॉन dx2, जिसको हम लोग V2 लिख सकते हैं, प्लस अब की V1 को रोकेंगे और B का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो B क्या होता है, dB बाई dx, जिसको भी मैंने आपको बताया था क्या लिखा जा सकता है, B1। तो ये देखिए Y1 का भी हम लोगों ने डेरिवेटिव करके इस तरह से लिख दिया। अब देखिए हमारे पास Y2 है, Y1 है, ठीक है। अब इनको हम क्या करने जा रहे हैं, और Y भी है, Y2 भी है, Y1 भी है, Y भी है। तो इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 5, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में Y2 की जगह इक्वेशन नंबर 8 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, Y1 की जगह इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू और Y की जगह इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू करते हैं सब्स्टिट्यूट, देखिए क्या बनता है। तो Y2 की जगह लिख लीजिए AU2 प्लस A1U1 प्लस BB2 प्लस B1B1 प्लस B लिखा, और B के ब्रैकेट में Y1 की वैल्यू जो कि क्या है, AU1 प्लस BB1। तो देखिए B के ब्रैकेट में AU1 प्लस BB1, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और करना है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए Q के ब्रैकेट में हमको Y लिखना है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस Q के ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। Q के ब्रैकेट में हमको Y लिखना था, Y क्या है, AU प्लस BB इक्वल्स टू R। अब क्या करना है, A को कॉमन करिए, जहाँ A को कॉमन करिए जिसमें तो A को कॉमन किया, यहाँ से बन गया U2, और देखिए यहाँ से PU1, और यहाँ से देखिए A के साथ क्या आ जाएगा, QU, तो यहाँ लिख दिया। अब B कॉमन करना है, तो B जिसमें है उनको एक साथ करना है। तो देखिए B यहाँ पे है, B के साथ है B2, तो B2 लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो कहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ये देखिए B यहाँ पर है, तो PB1, और देखिए B यहाँ पर भी है, तो Q इंटू B, ये यहाँ पे हो गया। अब बाकी जो बच गए उनको एक साथ, तो A1U1 बचा था उसको लिख दिया, B1B1 बचा था उसको लिख दिया, और बराबर में R, ठीक है। तो देखिए इतना हो चुका है। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आगे का भी देखिए करते हैं। तो देखिए आगे का क्या है, आगे अभी मैंने मिटा दिया था, तो उसके बाद देखिए यहाँ जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो मैंने वापस यहाँ पर लिख दी है। इक्वेशन थी हमारे पास AU2 प्लस PU1 प्लस QU प्लस BB2 प्लस PV1 प्लस QV प्लस A1U1 प्लस B1B1 बराबर R, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल हमने किया। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 मैंने आपको ये बताई थी कि U जो है वो हमारी सेकंड ऑर्डर की जो होमोजीनियस इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर की जो हमारी, अगर आपने जाके पीछे वीडियो में थोड़ा जाकर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, या फिर आप अगर नोट्स में लिख रहे हो अपने पास कॉपी में तो आप उसमें भी देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 क्या थी। तो उस इक्वेशन नंबर 4 में ये था कि u2 प्लस pu1 प्लस qu ये 0 के बराबर, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरी चीज़ v2 प्लस pv1 प्लस qv ये भी 0 था, ठीक है, क्योंकि v भी सॉल्यूशन है ना होमोजेनियस इक्वेशन का। तो ये पोर्शन, ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा पूरा, ये इतना, ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बच जाएगा a1 u1 प्लस b1 b1 बराबर r, जो मैंने यहाँ देखिए इसको इक्वेशन नंबर 9 बना दिया। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन नंबर 9 को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ क्या थी। इक्वेशन नंबर 6 ये थी, इक्वेशन नंबर 6 ये थी कि ua1 प्लस vb1 बराबर 0, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, ua1 प्लस vb1 बराबर 0, ये हमने ली थी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया कि a1, जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 होता क्या है dA/dx, अभी मैं बहुत देर से इसको बता रहा था, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, माइनस br अपॉन uv1 माइनस u1v, ठीक है, जिसको हम लोग लिख देंगे माइनस br अपॉन w। अभी एक मिनट रुकिए तो आपको बताता हूँ w क्या है, ठीक है। b1 क्या है, b1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो b1 होता है dv/dx, ये होता है पर वैल्यू ये आएगी ur अपॉन uv1 माइनस u1v, जिसको हम लोग ur अपॉन w लिखेंगे। तो देखिए w किसकी जगह लिखा जा रहा है, uv1 माइनस u1v। w क्या होता है, w इज एक्चुअली रॉन्स्कियन, ये रॉन्स्कियन है किसका है, u और v का, तभी देखिए u और v में लिखा गया रॉन्स्कियन, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था इसी चैप्टर की, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके होगा, रॉन्स्कियन u और v का कैसे लिखा जाएगा, u और v को नॉर्मल पहले आप ऊपर ऐसे लिख दीजिए, बाद में उनके x के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स बनेंगे यानी u1 और v1, क्यों, क्योंकि u और v डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और आपका ये जो क्या नाम है x है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए अच्छा। तो uv और u1 v1 इनको आप इस तरह से लिखिए और फिर इसके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u इंटू v1 माइनस u1 इंटू v, जो कि आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो क्यों, रॉन्स्कियन आपका नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो इस वजह से आएगा, देखिए w है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 भी बना दिया। रॉन्स्कियन आपका नॉन जीरो इसलिए है क्योंकि u और v कैसे सॉल्यूशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में भी मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि अगर एक सॉल्यूशन दूसरे पर का कांस्टेंट मल्टीपल ना हो तो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 10 जो बनी थी जिसमें a1 और b1 की हमने वैल्यू लिख रखी है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि a क्या है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इंटीग्रेट होगा तो इंटीग्रेट होने के बाद ये x का ही कोई फंक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपका a1 dA/dx था, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो a बन जाएगा, ठीक है। फिर ये भी तो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू dA, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो ये क्योंकि b आपका x का फंक्शन है, ठीक है, और w आपका देखिए uv1 माइनस u1v, जहाँ पे u और v भी x के फंक्शन है, तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो x का फंक्शन होगा विद सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ऐसे b1 जो कि dv/dx है उसका इंटीग्रेशन होकर b मिलेगा, और ये किसके बराबर है, ur अपॉन w के, जहाँ पे u भी आपका x का फंक्शन है, r भी आपका x का फंक्शन है, और w भी क्या है आपका x का ही फंक्शन है। तो आपको जो भी मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेशन वो एक x का फंक्शन होगा, कुछ नया x का फंक्शन होगा, तो हमने gx लिख दिया विद सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। अच्छा, ये fx किसके बराबर होगा, तो भैया देखिए a1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो मानी बात है इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो fx हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस br अपॉन w, और क्योंकि x के फंक्शन है सब कुछ, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा इसलिए dx लगा। अच्छा, b1 का इंटीग्रेशन होकर b मिल जाएगा, b1 बराबर है किसके, ur अपॉन w के, तो यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो gx इसी की जगह लिखा हुआ है, इसके इंटीग्रल की जगह, तो gx किसके बराबर है, ur अपॉन w dx के, ठीक है। और ये c1 c2 क्या, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे इसको
रहे हैं और इसका हम लोग इस्तेमाल किस में करने जा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल देखिए हम लोग करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 क्या थी। इक्वेशन नंबर 5 ये थी y बराबर ए यू प्लस बी बी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, a क्या है, a है, a बराबर है माइनस इंटीग्रल वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1। ठीक है, और दूसरी चीज़ b क्या है, तो b है जी एक्स यानी इंटीग्रल यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए रखने के बाद क्या बन रहा है, देखिए y की जगह y बराबर u है, तो u यहाँ पे लिखा और a को लिखिए, a क्या था एफ एक्स प्लस C1, ये लिखिए प्लस प्लस देखिए v है तो v को यहाँ आगे लिख दिया और b को ब्रैकेट में लिख दिया, b क्या था जी एक्स प्लस C2, उसको लिख दिया। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा C1 इंटू यू C1 प्लस C2 इंटू वी C2 प्लस u इंटू एफ एक्स यू एफ एक्स प्लस u v इंटू जी एक्स वी जी एक्स। अच्छा देखिए ये हमारा क्या, ये जो निकल कर आया है इट इज़ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इट इज़ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये लिखी थी y2 प्लस py1 प्लस qy बराबर r, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो होता है आगे जो ये दो चीज़ निकल के आती हैं इनको कहा जाता है, ये आपके होते हैं CF ऑफ 1। ठीक है, ये क्या होता है आपका CF ऑफ इक्वेशन नंबर 1, और ये जो निकल के आता है ये आपका PI होता है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये आपका CF। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से लगाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में ये है कि सॉल्व y2 मीन्स d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इक्वल्स टू sec 3x। तो सबसे पहले मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, यानी y2 प्लस 9y बराबर sec 3x, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ अपनी जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको कंपेयर करिए किससे, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉन होमोजीनियस वाली इक्वेशन से, यानी y2 प्लस py1 प्लस qy बराबर r से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि r क्या है हमारा sec 3x। ठीक है, अब ये तो नॉन होमोजीनियस वाली है, इसी की होमोजीनियस वाले में क्या करते हैं हम r को 0 कर देते हैं। तो बस अब क्या करना है, r को 0 करने मतलब यहाँ पर sec 3x को हम इक्वेशन नंबर 1 में sec 3x को 0 कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर करी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो बस sec 3x को 0 करके लिख दिया, तो y2 प्लस 9y बराबर 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है हमको अगले स्टेप में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, जहाँ जहाँ y2 है y2 की जगह आप m² कर दीजिए, अगर y1 मिलता है तो वहाँ पर आपको y कर देना होता है। ठीक है, और y वाले के साथ कुछ नहीं, तो y2 की जगह m² प्लस 9। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ये चीज़ मैंने इसी चैप्टर की सेकंड वीडियो में सिखाई है, तो आप वहाँ पर इसको सीख सकते हैं। ठीक है, m² प्लस 9 बराबर 0 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप उसमें देख सकते हैं। तो m² प्लस 9 बराबर 0, 9 को इक्वल के उधर भेजा तो m² बराबर माइनस का 9, फिर उधर स्क्वायर रूट डाला तो क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9, और -1 पर अलग से अंडर रूट डाल दिया, तो m बराबर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और -1 का i हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 का CF क्या होगा, तो CF जो है इक्वेशन नॉन होमोजीनियस वाली इक्वेशन का जो CF होता है वो एक्चुअली होमोजीनियस वाले का जनरल सॉल्यूशन होता है, यानी सेकंड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो होगा क्या, तो ये चीज़ मैंने सिखाई है कि m अगर आपके कैसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए, तो आप उसको कैसे लिखते हो, तो उसको लिखने का जो उसको लिखने का तरीका होता है वो मैंने अपनी वीडियो में सिखा रखा है। तो चलिए आपको बता देता हूँ, इस तरह से लिखा जाता है कि उसको इस तरह से लिखा जाता है y बराबर e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, अब आप पूछेंगे a और b कहाँ से आएगा, तो अगर आपका m जो है वो a प्लस माइनस ib स्लाइड का है तो ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा a 0 है, प्लस माइनस के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर अगर आप ध्यान दें तो e की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 1 होता है, तो वो वाला टर्म बन गया। और b जो है वो i के साथ वाला होता है यानी 3, तो ये बन जाएगा c1 cos 3x प्लस c2
साइन 3x, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। यहाँ C1 C2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। अब अगला स्टेप ये होता है कि C1 के साथ जो भी है उसको आप u मान लीजिए और C2 के साथ जो है उसको v मान लीजिए, और r तो आपके पास पहले से sec 3x, उसको इक्वेशन नंबर 4 कर लिया। रॉन्स्कियन निकालने का तरीका क्या होता है, u(v1 - u1v), ठीक है। तो u(v1 - u1v) मैं आपको बता देता हूँ ये v1 और u1 क्या चीज़ें हैं। तो देखिए v1 और u1 के बारे में आपको बताता हूँ। v1 जो है, देखिए v1 क्या होता है, v1 होता है dv/dx, ठीक है, और u1 क्या है, तो u1 है du/dx। तो देखिए करना क्या है, u को लिखना है, u क्या दिया हमने cos 3x, तो पहले मैंने cos 3x लिख दिया। फिर v1 क्या है, v देखिए sin 3x है, तो v1 क्या हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो sin 3x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 cos 3x। कैसे, sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x और इस 3x का वापस डिफरेंशिएशन होता है, तो उससे 3 आगे रख जाता है। माइनस u1 क्या होगा, तो u1 क्या है, अभी मैंने आपको बताया du/dx। तो ये जो u दिया है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, -3 sin 3x, ठीक है। कैसे, cos 3x का होता है माइनस का sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे रख जाता है। और फिर v लिख दिया, v क्या था हमारे पास, v था sin 3x, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 3 को आगे लिखिए, cos 3x × cos 3x cos स्क्वायर 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 को आगे लिखा sin 3x × sin 3x sin स्क्वायर 3x, दोनों में 3 कॉमन करिए, cos स्क्वायर 3x प्लस sin स्क्वायर 3x, वो बन जाएगा 1। तो w आपका कितना आ गया, 3, जो कि नॉन जीरो, हमको नॉन जीरो रॉन्स्कियन चाहिए होता है। अगली चीज़, क्यों नॉन जीरो चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन में लिखा जाता है ना, और फिर अगर डिवीजन में जीरो आ गया तो ये चीज़ आपकी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए रॉन्स्कियन आपका नॉन जीरो होना चाहिए। देन पी आपका क्या होता है, तो पी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले होता है कि पी इक्वेशन नंबर 1 का होता है u(f(x) + v(g(x), जहाँ पर f(x) कैसे निकाला जाता है, माइनस का इंटीग्रल vr/w(dx) से। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। v कितना है, v है sin 3x, तो वो लिख दिया, माइनस पहले बाहर लगाना है, v लिख दिया sin 3x। r देखिए क्या था, r था sec 3x, तो r हमने लिख दिया sec 3x, w अभी निकाला है 3 और dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस का 1/3 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका होगा, sin 3x sec 3x बन जाएगा, डिवाइड करके cos 3x dx, sin 3x अपॉन cos 3x क्या बन जाएगा, tan 3x, तो -1/3 tan 3x dx। और आपको ये फॉर्मूला शायद याद हो कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन करने को कहा जाता है किसका, ये फॉर्मूला याद हो आपको, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, जो कि माइनस का log ac cos x हो जाता है, ठीक है, या जिसको log mod cos x + c करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो tan x dx का क्या बनता है, माइनस का log cos x + c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ tan x नहीं tan 3x है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो माइनस का 1/3 बाहर है, और tan 3x क्या बन जाएगा, माइनस का log cos 3x, ठीक है। उसको मॉड में भी लिख देते हैं। तो दूसरी चीज़, log cos 3x, पे इस 3x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हमको 3 देगा, उसको हम लोग डिवाइड भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा, आगे की चीज़ ये है कि -1/3 प्लस का 1/9 बन जाएगा, और log cos 3x, तो ये हमारा fx आ गया। दूसरा हमको gx निकालना होता है, तो gx क्या होता है इंटीग्रल ur/w(dx), अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो u क्या है हमारा, u है देखिए cos 3x, r क्या है sec 3x, तो u लिखा cos 3x, r लिखा sec 3x, और w अभी निकाला 3 और dx। तो gx क्या हो जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर किया, cos 3x के डिवाइड में क्या आ जाएगा, sec 3x क्या बन जाएगा, cos 3x और dx, ये डिवाइड होके 1 बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1/3 इंटीग्रल dx, जो कि आ जाएगा x/3, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिल चुका है, आपको ux dx मिल चुका है। तो देखिए इसके आगे का मैं इधर कर दे रहा हूँ, आपको ux और gx मिल चुका है, तो हल्का सा काम रह गया है। तो देखिए आगे का कैसे होगा, आगे का देखिए, तो मैं इसके ऊपर कर दे रहा हूँ। तो आगे का देखिए ऐसे होगा कि आपको क्या करना है, fx और gx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में रखना है, ठीक है।
बाय इक्वेशन नंबर 6। देखिए आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 जो है वो आपका बन जाएगा क्या, u लिखना है। तो u देखिए यहाँ पर लिखा होगा u कितना है cos 3x, तो मैंने लिख दिया cos 3x, ठीक है। और साथ में क्या लिखना है, फिर आपको fx लिखना है। fx देखिए आपका कितना निकल कर आया है, तो fx है आपके पास 1/9 log cos 3x, ठीक है। और प्लस v लिखना है आपको, तो v कितना है sin 3x, ठीक है। तो v लिख दीजिए sin 3x और v के साथ आपको चाहिए gx, तो देखिए v gx है ना, तो gx है आपके पास x/3, उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बन चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको चाहिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, ठीक है। तो आपको देखिए दो चीज़ें निकालनी होती है मेनली, एक तो निकालना होता है CF। CF कैसे निकलता है, होमोजीनियस इक्वेशन को अपनी गिवन इक्वेशन की होमोजीनियस इक्वेशन को लेना होता है, R को 0 करके, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है होमोजीनियस इक्वेशन का, जिसको हम लोग CF कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये निकालना होता है, यहाँ से ये u और v बन जाते हैं, ये u और ये v, ठीक है। और r आपके पास पहले से होता है, तो सब अगला काम होता है रॉन्स्कियन निकालना। फिर आपको PI निकालना होता है, PI के लिए आपके पास fx gx होना चाहिए। fx का फॉर्मूला ये है, उससे fx निकाल लीजिए, gx का फॉर्मूला ये है, उससे gx निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद इसी इक्वेशन में u की वैल्यू रखिए, fx की रखिए, v की रखिए, gx की, तो PI आ जाता है। फिर फाइनली आपको y बराबर CF प्लस PI कर देना होता है, तो यही आपका आंसर होता है। तो CF देखिए क्या था, CF था ये C1 cos 3x प्लस C2 और C2 के साथ sin 3x प्लस, अब PI लिखना है, PI ये था, तो PI लिख देते हैं, PI है 1/9 cos 3x और log cos 3x, और साथ ही साथ इसको भी लिखना है, तो ये आपका बन जाएगा x/3 sin 3x, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ, आंसर आएगा y = C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस 1/9 cos 3x log cos 3x प्लस x/3 sin 3x, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद नया क्वेश्चन जिसको हमने देखा y2 सॉल्व करना, y2 - 2y1 बराबर a की पावर x sin x। इसको भी हम लोग को कैलकुलस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड के थ्रू करना है। तो पहले बात क्या करना है, वही गिवन इक्वेशन लिख लेनी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है, ये नॉन होमोजीनियस वाली है। अब इसको क्या करना है, नॉन होमोजीनियस की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, यानी y2 + py1 + qy बराबर r। तो देख सकते हैं आप लोग r की वैल्यू कितनी है, a की पावर x sin x। फिर इसी इक्वेशन की हमको होमोजीनियस इक्वेशन लेनी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये r वाले टर्म को 0, तो बन जाएगा y2 - 2y1 बराबर 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, तो y2 की जगह आप m² ले लीजिए, y1 की जगह मैंने बताया था m ले लिया करिए, -2m बराबर 0। तो यहाँ से क्या किया, m को कॉमन किया, तो इसमें देखिए एक m बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ m की दो वैल्यू आएंगी, एक तो m बराबर 0 और दूसरी m की क्या वैल्यू आएगी, जब आप m - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगी। इससे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट दो रूट्स बने हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो अगर आपके पास अगर दो रूट्स बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास m बराबर बनता है m1, m2, तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन बनता है वो बनता है y बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये बनता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर y बराबर जनरल सॉल्यूशन सेकेंड वाली इक्वेशन का, और उसी को हम लोग कहते हैं CF ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, y बराबर C1 m1 है 0, तो e की पावर 0 प्लस C2 m2 कितना है 2, तो e की पावर 2x, तो e की पावर 0 1 हो जाता है, तो C1 प्लस C2 e की पावर 2x। और मैंने आपसे अभी कहा था कि इसको लिया जाता है u, इसको क्या लिया जाता है u, और इसको ले लिया जाता है v, ठीक है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको u और इसको v ले रहे हैं। तो e की पावर 0 को अगर हम लोग u ले लेंगे, e की पावर 0 को u, तो e की पावर 0 1 होता है, तो u की वैल्यू 1 हो गई, और v किसको ले लेंगे, e की पावर 2x को, और r e की पावर x sin x आपके पास पहले से है। इसके बाद अगला काम क्या होता है,
डिफ्रेंसिएशन पहले तो e की पावर 2x बनेगा, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, जिसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो v1 बन गया 2 e की पावर 2x माइनस u क्या था 1, और u1 का क्या मतलब हुआ, अगर इसी में मैं बताऊँ u1 तो u1 का मतलब हो गया du बाय dx। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसका 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और v क्या है e की पावर 2x यहाँ लिख दिया, तो ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई, तो 2 e की पावर 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 2 e की पावर 2x, जो कि आप जानते हैं कि ये 0 नहीं होगा क्योंकि e भी 0 नहीं होता, 2 तो है ही नहीं, 0 बड़ा है, e भी आपका 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि देन pi ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो pi का फॉर्मूला होता है ufx प्लस pgx, जिसके लिए आपको fx और gx को निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने किसको निकाला है, सबसे पहले मैंने fx को निकाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं fx कितना निकल कर आ रहा है, fx का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल vr/w dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस लगाया, इंटीग्रल लगाया, v आपके पास है e की पावर 2x वो लिखा, r है आपके पास e की पावर x sin x वो लिखा, और w कितना है, w है 2 e की पावर 2x उसको लिखा, और dx ये देखिए 2 e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, एक तो ये 2 देखिए कांस्टेंट है 1 है, तो 1/2 आप बाहर कर सकते हैं, माइनस का 1/2 बचेगा क्या, e की पावर x sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, वो क्या है कि इंटीग्रल e की पावर अगर ax sin bx dx है तो उसकी वैल्यू होती है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। इसको आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी इस्तेमाल किया होगा इस वाले इंटीग्रल को। अब यहाँ देखिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि e की पावर ax, यहाँ x है तो x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और तो a की वैल्यू हमारे लिए अगर आप इसको इतने इंटीग्रल को इससे कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और b की वैल्यू देखिए sin bx हमारे पास है sin x, यहाँ लिखा है sin bx, तो इससे आप समझ सकते हैं कि b की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो बस आप क्या करिए इसके इंटीग्रेशन में पहली बात तो माइनस का 1/2 आप पहले से लिख दीजिए, और दूसरी चीज़ इसमें इसमें ये जो पूरी चीज़ ये लिखिए, ये इसमें आप a की जगह 1 और b की जगह 1 करके लिखिए, तो a की पावर 1 × x क्या बन जाएगा e की पावर x, यहाँ देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि a और b हमने 1 लिए, और ये क्या बन जाएगा 1 sin 1 मतलब a की जगह 1 और b की जगह 1, तो ये sin x मिलेगा, माइनस b की जगह 1 और यहाँ पे b की जगह 1, तो आपको cos x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या बन जाएगा fx बन जाएगा माइनस का, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये प्लस का 2 बनेगा, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 e की पावर x sin x माइनस cos x, ये आ गया आपका fx। दूसरा हमको चाहिए होता है gx, तो gx का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल ur/w dx, तो u देखिए हमारे पास था 1, तो 1 को क्या लिख के करना उसको हटाइए, r क्या है e की पावर x sin x, तो r को लिखिए e की पावर x sin x, और w है 2 e की पावर 2x उसको लिखिए, और dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और e की पावर x अपॉन e की पावर 2x। ठीक है, तो देखिए e की पावर x अपॉन e की पावर 2x बन जाएगा e की पावर माइनस x sin x dx। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ जगह कम है तो मैंने dx को नीचे लिख दिया है, तो 1/2 इंटीग्रल e की पावर माइनस x sin x dx, ये पूरी चीज़ लिखी है। अब अगर आप इसको इसको ये जो चीज़ लिखी है ये जो चीज़ लिखी है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके इससे a की पावर ax sin bx dx से, तो आप पाएंगे यहाँ इस वाले केस में आप पाएंगे कि a की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, देखिए a की पावर देखिए माइनस x, तो a की वैल्यू को अगर e की पावर माइनस x को e की पावर ax से आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे a की वैल्यू आ रही है -1, और sin x है यहाँ sin bx है, तो आप पाएंगे कि b की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, तो इस वाले जब हम लोग gx निकाल रहे हैं तो उस केस में a की वैल्यू -1 आ रही है, अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे इंटीग्रल को e की पावर माइनस sin x dx, तो आप पाएंगे a -1 और b 1 है, तो उससे हमको ये समझ में आता है। अब a की वैल्यू -1 यहाँ पे धर दीजिए, इसमें a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1 रखिए, तो देखिए क्या बनता है 1/2 तो पहले बाहर है, e यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर a की जगह -1 रखिए x, तो e की पावर -x, वो मैंने यहाँ लिखा a का स्क्वायर मतलब एक हमने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a sin bx मतलब a की जगह रखिए -1 sin bx मतलब sin 1x मतलब sin x, तो माइनस का sin x और माइनस का b की जगह 1 रखना है, और यहाँ पे b की जगह 1 तो cos x बन जाएगा। ठीक है,
इस पूरे से -1 बाहर कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये तो 1 का -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 1/4 बाहर हो गया, यहाँ से माइनस बाहर कर लिया, अब बाकी sin x + cos x ये बना आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास देखिए fx और gx आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 6 में रख देना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको इक्वेशन नंबर 6 में रख के दिखाती हूँ। यहाँ पर इतना मैंने रख कर दिया है, देखिए इसकी आपको ज़रूरत है, इसलिए इसको मैंने रख नहीं किया है। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6 की मदद से हम लोग कर रहे हैं। बाय इक्वेशन 6 वी हैव, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, PI ऑफ 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी थी वो क्या होगा, देखिए हमको लिखना होता है u है आपका 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। fx कितना निकाला आपने, ये निकाला है, तो इसको लिख देते हैं, क्या है -1/4 e की पावर x sin x माइनस cos x, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्लस vgx, तो v देखिए आपके पास कितना है, v हमारे पास e की पावर 2x, और gx को लिखते हैं, तो gx देखिए अभी मैंने यहाँ पर निकाला, ये रहा gx, ठीक है। तो gx को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, gx है e की पावर -x माइनस यहाँ पर भी है अपॉन 4, ठीक है। और क्या हमारे पास sin x + cos x, क्या है sin x + cos x, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए माइनस का 1/4 दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ रहा है e की पावर x sin x - cos x, ठीक है। और यह काम करिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो e की पावर x भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। खाली इतना ही कॉमन नहीं होगा, e की पावर x भी कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आप e की पावर 2x और e की पावर -x आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, e की पावर x, तो हम लोग -1/4 e की पावर x को ही पूरा का पूरा कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच जाएगा sin x, और इसमें बच जाएगा माइनस का cos x, और यहाँ देखिए ये माइनस है, तो ये इन दोनों से या माइनस को कॉमन कर दिया, तो ये बचेगा प्लस का sin x, और ये आ जाएगा प्लस का cos x, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये बचेगा माइनस का 1/4 e की पावर x, और देखिए ये आपका cos x से cos x चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 sin x। थोड़ा और फर्दर डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 e की पावर x sin x, ठीक है। तो ये आपका आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 का ये क्या आया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, कितना आया है, माइनस का 1/2 e की पावर x sin x, ठीक है। अब अगली चीज़ होती है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, यही लास्ट चीज़ होती है, क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इस, वो होता है क्या, वो होता है y बराबर, मैंने आपको बताया वो होता है CF + PI, 1 के जो CF और PI निकाले, तो देखिए CF हमने निकाला था, C1 + C2 निकाला था, C1 + C2 e की पावर 2x, और PI अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना, माइनस का 1/2 e की पावर x sin x, यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। क्या निकाला है, y बराबर हमारा निकला है C1 + C2 e की पावर 2x माइनस 1/2 e की पावर x sin x, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको दोनों आपको पहले मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स होता क्या है वो समझाया, पूरा उसका आपको डिटेल में प्रूफ दिया कि क्या चीज़ क्या होती है। उसके साथ साथ आपको 2 क्वेश्चंस भी बताए जिसकी मदद से आप आगे और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको डिटेल में मटेरियल मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, इससे आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।